हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर के सिलेबस में हम आगे बढ़ते हैं कृषि मूल्य के ऊपर। अगला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में कृषि अर्थशास्त्र में वो है कृषि मूल्य। कृषि मूल्य टॉपिक को पढ़ने से पहले बेहतर होगा हम कुछ छोटे छोटे शब्दावली के बारे में जानकारी हासिल कर लें। छोटे छोटे शब्दावली में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है संपत्ति के बारे में। संपत्ति जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एसेट्स के नाम से जानते हैं। संपत्ति जो है, संपत्ति तीन प्रकार के होते हैं मूल रूप से। पहला होता है स्थिर संपत्ति जिसको फिक्स्ड एसेट कहते हैं, दूसरा है कार्यरत संपत्ति और तीसरा होता है चालू संपत्ति। तो इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला है हम लोगों का स्थिर संपत्ति फिक्स्ड जिसको बोला जाता है, दूसरा है कार्यरत संपत्ति और तीसरा होता है हम लोगों के पास वो है चालू संपत्ति। स्थिर संपत्ति को अपन फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं, कार्यरत को वर्किंग एसेट्स के नाम से जानते हैं और चालू को हम करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं, CA करंट एसेट्स। स्थिर संपत्ति का तात्पर्य होता है कि ऐसी संपत्ति को किसी भी इकरारनामा की पूर्ति हेतु नकदी में आसानी से नहीं बदल सकते। अर्थात ये ऐसी संपत्ति होती है जो फिक्स्ड होती है, जिसमें लोच न्यूनतम होता है, जिसमें तरलता न्यूनतम होती है। तरलता न्यूनतम का मतलब यह है कि ऐसी संपत्ति की जरूरत के समय हम इसको तुरंत इसकी बिक्री करके इसको नगद रूप में नहीं बदल सकते। तो ऐसे संपत्ति को हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर संपत्ति के नाम से जानते हैं। तो स्थिर संपत्ति मतलब क्या है? आसानी से नकदी में नहीं बदला जा सकता। तो ये जो चीज है ये किस में आता है? स्थिर संपत्ति के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? भूमि, भवन, ये जो चीजें हैं ये इसके उदाहरण है स्थिर संपत्ति के। तो फिक्स्ड एसेट का जो उदाहरण है वो क्या है? आसानी से हम इसे नगद में नहीं बदल सकते। इस प्रकार की संपत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर संपत्ति कहते हैं। जैसे भूमि है, भवन है। किसी के पास यदि जमीन है, पैसे की आवश्यकता हुई तो ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत अपनी जमीन को उठाया और बेच दिया। भाई उसके लिए एक सही रेट मिलना चाहिए, सही खरीदार मिलना चाहिए, तब जाकर जमीन या भवन की बिक्री हो पाती है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्थिर संपत्ति कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं। दूसरा है हम लोगों का कार्यरत संपत्ति, वर्किंग एसेट्स। वर्किंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? ये अचल संपत्ति या स्थिर संपत्ति की तुलना में आसानी से नकदी में बदल सकते हैं। मतलब ये क्या है? FA की तुलना में नकदी में बदला जा सकता है, नकदी में बदला जा सकता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्यरत संपत्ति या वर्किंग एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कृषि उपकरण, इनके उदाहरण क्या है? कृषि उपकरण है। और एक चालू संपत्ति होता है। चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है? जिस वक्त चाहे उस वक्त तुरंत हम उसको बेचकर नकदी में बदल सकते हैं और इस संपत्ति का उपयोग 1 वर्ष में ही होता है। जैसे उदाहरण है बीज, उर्वरक, हाथ में उपलब्ध नगद, बिक्री हेतु पशुधन, ये सब चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं? तुरंत नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण क्या है? बीज है, उर्वरक है इत्यादि। ये सब आपके क्या है? एसेट्स कहलाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स है, वर्किंग एसेट है और करंट एसेट्स है, चालू। ये 3 प्रकार के हमारे पास संपत्ति है। संपत्ति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शब्दावली हम पढ़ेंगे वो है देनदारी। देनदारी को इंग्लिश में बोला जाता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या क्या होता है? लायबिलिटीज में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है? तो लायबिलिटीज में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है दीर्घकालीन, एक है मध्यम देनदारी और एक है चालू देनदारी। तो इसके अंतर्गत भी 3 चीज है। पहला चीज है वो है दीर्घकालीन, दूसरा होता है मध्यम देनदारी और तीसरा होता है चालू देनदारी। दीर्घकालीन को बोला जाता है लॉन्ग टर्म, मध्यम को है इंटरमीडिएट लायबिलिटीज और चालू जो होता है उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी। किसान जब खेती करता है तो उसके पास तुरंत में पैसे नहीं होते, तो उन स्थितियों में वो क्या करता है? विभिन्न स्रोत से
उधारी लेता है, तो वो जो उधारी है उस उधारी को उसको वापस भी करना है, तो उधारी को वापस करेगा, ब्याज सहित वापस करेगा। तो ब्याज सहित उधारी को जब वापस करता है वही लायबिलिटीज कहलाता है कि उसकी देनदारी कितनी, अर्थात कितने पैसे, कितना रकम, कितनी संपत्ति उसे किसी दूसरे को देना है। अब वो उधारी कहां से ले सकता है? संस्थागत रूप में बैंक से ले सकता है, और गैर संस्थागत रूप में वो किसी प्राइवेट व्यक्ति से, किसी मित्र से या साहूकार से पर्सनली वो क्या है, उधारी ले सकता है कुछ प्रतिशत ब्याज पर। तो ऐसी जो होती है देनदारी है। तो देनदारी के 3 रूप हैं। दीर्घकालीन देनदारी होता है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी देनदारी को व्यक्ति 4 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए लेता है, और जरूरी नहीं रहता कि इसी वर्ष ही उसको क्या करे, वो उस देनदारी को छूट सके। तो ये हम लोगों का दीर्घकालीन देनदारी में आता है। मध्यम देनदारी में क्या होता है कि 1 वर्ष के लिए लिए रहते हैं, एवं जैसे आज यदि उस उधारी को वापस करना है, उस पैसे को क्या करना है, हमें चुकता करना है, तो उस स्थिति में यदि किसान के पास तुरंत पैसे नहीं है तो उसको 1-2 महीने के लिए क्या है, टाल सकता है कि उधारी इस महीने ना देकर मैं अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने भी नहीं हुआ तो उसके अगले महीने दे दूंगा। लेकिन इसका एक टाइम पीरियड रहता है कि 1 वर्ष के अंदर में इसको देना होता है। तो ऐसी ही देनदारी को हम किस नाम से जानते हैं? मध्यम देनदारी के नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट लायबिलिटीज कहते हैं। और एक होता है चालू देनदारी। चालू देनदारी जो रहता है वो सामान्यतः क्या रहता है कि इसके पैसे को जब मांगा जाएगा तब देना पड़ेगा, जैसे बीज हो गया, उर्वरक हो गया, खाद हो गए, इन टाइप के जो ऋण होते हैं। जैसे बीज लिए दुकान से, तो दुकानदार 1 महीने 2 महीने के बाद बोलेगा भाई कि बीज का पैसा तुरंत वापस करो मुझे, तो उस पैसे को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की देनदारी को भी क्या किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। संपत्ति 3 प्रकार से है। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग एसेट और करंट एसेट है। लायबिलिटीज की बात करते हैं तो 3 प्रकार का है, लॉन्ग टर्म होता है, इंटरमीडिएट होता है और करंट होता है। ऐसे करके संपत्ति को और देनदारी को हमने क्या कर लिया, 3-3 हिस्सों में बांट दिया। अब जो आता है दक्षता माप है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम देखते हैं वो टॉपिक है हम लोगों का दक्षता माप। इफिशियंसी मेजर। किस चीज की इफिशियंसी को मेजर कर रहे हैं? इफिशियंसी मेजर का मतलब यह होता है कि व्यवसाय की दक्षता को हमें मापना है। हम व्यवसाय कर रहे हैं, अर्थात हम कुछ पैसे लेंगे, कुछ संपत्ति लेंगे, तो वो हमारी देनदारी कहलाएगी। उस देनदारी को हमने पैसे को चुका दिया और उसके एवज में हमने कुछ संपत्ति बना लिया, तो वो हमारा एसेट्स कहलाया। तो देनदारी के रिस्पेक्ट में हम कितने एसेट्स का निर्माण करते हैं, यही हम लोगों का दक्षता माप कहलाता है। दक्षता माप के नाम से जाना जाता है, जिसको एफिशिएंसी मेजर के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ये जो एफिशिएंसी मेजर है, एफिशिएंसी मेजर का मूल रूप है कि व्यवसाय की दक्षता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मूल रूप से 2 तरीके से बताया जाता है। एक है रेशियो मेथड और दूसरा है एग्रीगेटिव मेथड, योग माप विधि। तो इसको मापन करने की इसको 2 विधि है। पहला है हम लोगों का रेशियो विधि, रेशियो मेथड, और दूसरा होता है इसका एग्रीगेटिव मेथड। रेशियो मेथड मतलब अनुपात विधि, और एग्रीगेटिव मतलब क्या होता है, योग माप विधि। हम एक चीज के बारे में यहां डिस्कस करेंगे, वो है रेशियो मेथड के बारे में। तो रेशियो मेथड में हम एसेट्स और लायबिलिटीज के रेशियो के बारे में चर्चा करते हैं। रेशियो मेथड में 3 चीज लेंगे। पहला है हम लोगों का वो है एसेट्स लायबिलिटीज रेशियो। एसेट्स लायबिलिटी रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट अपॉन टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कुल संपत्ति बटे कुल देनदारी, टोटल लायबिलिटीज। देखिए टोटल इन तीनों का जो योग होता है वो हम लोग का टोटल एसेट्स कहलाता है। ये तीनों जो देनदारी है ये हम लोग का क्या कहलाता है, टोटल लायबिलिटीज कहलाता है। तो टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज जब हम करते हैं तब ये हम लोग का एसेट लायबिलिटीज रेशियो निकलता है। एसेट लायबिलिटी रेशियो में ये पहला है, एसेट लायबिलिटी रेशियो का ये फर्स्ट हिस्सा है, ये इसको बोला जाता है एसेट लायबिलिटीज रेशियो में पहला है नेट कैपिटल रेशियो। ये नाम है आपका नेट कैपिटल रेशियो।
तो नेट कैपिटल रेशियो जो रहता है, ये एसेट्स लायबिलिटी रेशियो के अंतर्गत में नेट कैपिटल रेशियो आता है। नेट कैपिटल रेशियो जो है टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज को बताता है। फिर इसका दूसरा हिस्सा होता है वो है वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या कहलाता है? वर्किंग एसेट्स और करंट एसेट्स का सम। ये वर्किंग एसेट्स है, करंट एसेट्स है। तो वर्किंग एसेट्स प्लस करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई इंटरमीडिएट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इंटरमीडिएट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, इसका जो रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो को कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है करंट रेशियो। तीसरा इसी में आता है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का तात्पर्य क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज जो होता है ये हम लोग का करंट रेशियो के नाम से जाना जाता है। और एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। चौथा जो होगा वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या होता है? डिफर्ड लायबिलिटीज अपॉन नेटवर्थ। ये है डिफर्ड लायबिलिटीज अपॉन नेट वर्थ। ये जो है ये डेब्ट इक्विटी रेशियो कहलाया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एसेट लायबिलिटी रेशियो के ऊपर हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूले से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, या तो फार्मूला पूछा जा सकता है या तो आपको ये वैल्यूज देकर ये वैल्यू निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ है, ये दक्षता माप है। इन सब से हम क्या करते हैं कि एक किसान का एक जो एग्रीकल्चर जो वर्कआउट कर रहा है उसके हम एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम रेशियो मेथड की बात करते हैं, तो रेशियो मेथड में हम 3 प्रकार के रेशियो को हम बात करेंगे। तो पहला रेशियो है एसेट लायबिलिटीज रेशियो। एसेट लायबिलिटी रेशियो के अंतर्गत फिर से 3-4 रेशियो आ गए हैं। दूसरा रेशियो आता है वो है इनकम रेशियो कहलाता है हम लोगों का। तो दूसरा जो रेशियो है जिसके बारे में हम यहां देखेंगे वो है इनकम रेशियो। दूसरा रेशियो है इनकम रेशियो। इनकम रेशियो में 2 प्रकार के रेशियो की हम बात करेंगे, रेट ऑफ टर्नओवर और नेट इनकम पर हेक्टेयर। तो इसके अंतर्गत पहला होता है रेट ऑफ टर्नओवर। तो रेट ऑफ टर्नओवर जो रहता है वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ टर्नओवर है ग्रॉस इनकम अपॉन टोटल एसेट्स। ग्रॉस इनकम अपॉन टोटल एसेट से हम क्या करते हैं, इनटू 100 करके हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ टर्नओवर निकालते हैं, मतलब टर्नओवर की दर क्या है। और दूसरा जो हमें निकालना है इसमें वो है नेट इनकम पर हेक्टेयर। नेट इनकम पर हेक्टेयर। तो नेट इनकम पर हेक्टेयर का फॉर्मूला होता है टोटल रिटर्न फ्रॉम फिक्स्ड फार्म रिसोर्सेस अपॉन टोटल हेक्टेयर। ये आता है हम लोग का टोटल रिटर्न अपॉन टोटल एरिया इन हेक्टेयर। तो ये नेट इनकम पर हेक्टेयर होता है। और तीसरा है हम लोगों का कॉस्ट रेशियो। तीसरा जो रेशियो हम बात करते हैं वो है कॉस्ट रेशियो के बारे में। कॉस्ट रेशियो में 2-3 प्रकार से हैं फिर से, ग्रॉस रेशियो, फिक्स्ड रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। पहला है ग्रॉस रेशियो। तो ग्रॉस रेशियो का तात्पर्य होता है टोटल एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस इनकम। टोटल एक्सपेंसेस अपॉन ग्रॉस इनकम। टोटल एक्सपेंस मतलब हमने कुल कितना खर्च किया, और ग्रॉस इनकम का मतलब क्या होता है, हमें टोटल कितना कमाई हुआ। इन दोनों का रेशियो कहलाता है ग्रॉस रेशियो। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा, ये रेशियो का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा हमारा दक्षता माप उतना ही अच्छा कहलाएगा। इसी प्रकार से फिक्स्ड रेशियो की यदि हम बात करते हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस इनकम को बताता है। दूसरा है इसमें आता है वो है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो मतलब क्या रहता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हमारे पास
लागत जो है स्थिर लागत, जिसको हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं, अपॉन ग्रॉस इनकम, ये जो है ये किस नाम से जाना जाता है? फिक्स्ड रेशियो के नाम से जाना जाता है। और एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस इनकम। अर्थात देखिए कुल आय के रेस्पेक्ट में कितना खर्च कर रहे हैं, कितना फिक्स खर्च करते हैं हम, और कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, दक्षता माप के लिए रेशियो मेथड को निकाला गया है। और ये रेशियो माप में इतने प्रकार के रेशियोस निकाले जाते हैं। रेशियो माप में 3 प्रकार के रेशियो का वर्णन किया गया है। एसेट्स लायबिलिटीज की बात की गई है, इनकम रेशियो की बात किया गया इनकम रेशियो को लेकर, और तीसरा जो है वो है कॉस्ट रेशियो को लेकर। एसेट लायबिलिटी रेशियो के अंतर्गत में 4 प्रकार के रेशियो हैं। इनकम रेशियो में 2 प्रकार के रेशियो की बात करते हैं, रेट ऑफ टर्नओवर और नेट इनकम पर हेक्टेयर को लेकर, और तीसरा है कॉस्ट रेशियो को लेकर। तो कॉस्ट रेशियो में 3 प्रकार के रेशियो हैं, ग्रॉस रेशियो, फिक्स्ड रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ये पूरा का पूरा चीज सिर्फ इस बात पर लगा हुआ है कि हमारी कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति में हम कितना देनदारी देते हैं, उसके आधार पर तो ये एसेट लायबिलिटी रेशियो में आता है। कॉस्ट रेशियो में देखेंगे तो कितना खर्च कर रहे हैं और कितना प्राप्ति हो रहा है, उसके बारे में जो रेशियो निकलता है वो कॉस्ट रेशियो है। इनकम रेशियो में क्या हो रहा है कि हमारा टर्नओवर कितना हो रहा है या प्रति हेक्टेयर हम कितनी कमाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो रेशियो निकाला जाता है वो इनकम रेशियो में आता है। अब इसके पश्चात आता है कृषि मूल्य। इन सब चीजों को देख लिए, अब उसके बाद हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं, वो है कृषि मूल्य को लेकर। कृषि मूल्य का निर्धारण कृषिगत मूल्य आयोग करता है, जिसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी। कृषि मूल्य जो दिया जाता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर दिया जाता है। अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है कि ये जो आयोग है जिसका गठन सन 1965 में हुआ, उस आयोग का कार्य है कि प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर या प्रति क्विंटल कृषि की लागत में कितनी वृद्धि हो रही है, उसके आधार पर वो उपज के दाम को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो कृषि मूल्य आयोग जो है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करता है। तो कृषि मूल्य जो है, कृषि मूल्य एमएसपी जो है, एमएसपी कौन निर्धारण करता है? कृषि मूल्य आयोग बनाता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। यह कृषि मूल्य आयोग एमएसपी का निर्धारण किन आधार पर करता है? तो इसका जब हम आधार की बात करते हैं तो आधार में सबसे पहले तो होता है बाजार की स्थिति, और दूसरा है कृषि में लागत क्या है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाती है। कृषि लागत के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। अभी बाजार की स्थिति की हम बात करते हैं, तो बाजार की स्थिति जो रहता है इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। बाजार की स्थिति में 2 चीजें हैं कि बाजार की स्थिति कृषि के जो प्रोडक्ट निकलते हैं उन प्रोडक्ट के मूल्य को निर्धारण करने में हेल्प करता है। केवल कृषि के नहीं, उद्योग से निकलने वाले किसी भी सामान का मूल्य निर्धारण बाजार से ही होता है। बाजार की स्थिति जैसे रहेगी उसी प्रकार से हमारे कृषि मतलब वस्तु का भी क्या होगा, मूल्य होगा। अब बाजार की स्थिति 2 प्रकार से है। तो बाजार 2 प्रकार का होता है। एक होता है परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट होगा एक, और दूसरा जो होता है वो होता है हम लोगों का इम्परफेक्ट मार्केट होता है। परफेक्ट मार्केट को हिंदी बोला जाता है पूर्ण बाजार। ठीक है, पूर्ण बाजार की कंडीशंस क्या होते हैं, कैसे बाजार को पूर्ण बाजार कहेंगे? तो इसमें क्या है, क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, अर्थात क्रेता भी अधिक होने चाहिए, विक्रेता भी अधिक होने चाहिए।
परफेक्ट बाजार में दोनों होते हैं। सभी विक्रेता के द्वारा उत्पादित उत्पादन एक समान होता है। दूसरा जो चीज है इसका, सभी विक्रेता द्वारा उत्पादन एक समान होता है। अर्थात किसी भी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो वो विक्रेता, हर विक्रेता के पास लगभग सेम अमाउंट में वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जितना वो पैसे लगाते हैं उसके हिसाब से। विक्रेता और क्रेता दोनों को मूल्य के बारे में पूर्ण जानकारी हो। तीसरा है विक्रेता प्लस क्रेता दोनों को मूल्य की संपूर्ण जानकारी हो। मूल्य की संपूर्ण जानकारी हो। यह इसलिए आवश्यक है, बेचने वाले को भी पता होना चाहिए कि मार्केट में 100 और दुकान है इसी प्रकार से, तो वो किस रेट में बेच रहे हैं। और खरीदने वाले को भी पता होना चाहिए कि मार्केट में 100 दुकान है तो हमें कहां से चीजों को खरीदना है। तो वो कब ऐसा डिसाइड कर पाएंगे, जब क्रेता को भी सभी दुकान में लगभग मूल्य के बारे में क्या हो, जानकारी हो। एवं चौथा है विक्रेता क्रेता पर कोई वैधानिक प्रतिबंध ना हो। चौथा जो है, किसी भी प्रकार का वैधानिक प्रतिबंध ना होना, यह पूर्ण बाजार कहलाता है। अब वैधानिक प्रतिबंध ना होना, भाई जैसे देखिए आप डीजल पेट्रोल की बात करेंगे, वैधानिक प्रतिबंध है, लाइसेंस लेना पड़ेगा उसकी बिक्री करने के लिए। कुछ गिने चुने 8-10 कंपनी है, 8-10 भी नहीं, इंडिया में तो 3-4 ही कंपनी है जो केवल क्या कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल इन प्रकार की जो चीजें हैं, फ्यूल ईंधन वाली चीजों का वो क्या कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो हम उसे क्या है, पूर्ण बाजार या परफेक्ट मार्केट में हम उसे काउंट नहीं कर सकते, ये इम्परफेक्ट मार्केट है। तो क्योंकि उनमें क्या है, वैधानिक प्रतिबंध है उस जगह पर। तो एक परफेक्ट मार्केट का यदि हम कंडीशन देखें तो क्या क्या है, क्रेता विक्रेता की संख्या दोनों ज्यादा होनी चाहिए, सभी विक्रेता द्वारा उत्पादन एक समान की जानी चाहिए, विक्रेता क्रेता दोनों को पूरे बाजार में मूल्य की जानकारी हो, एवं वैधानिक प्रतिबंध ना हो किसी के ऊपर। तो इस प्रकार के बाजार को हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं। मगर ये परफेक्ट मार्केट मिल पाना पॉसिबल नहीं रहता। तो जनरली क्या होता है, परफेक्ट मार्केट में प्रतियोगिता शुद्ध होती है, मगर जहां प्रतियोगिता शुद्ध व पूर्ण ना हो वहां इम्परफेक्ट मार्केटिंग या इम्परफेक्ट मार्केट का उदय होता है। और ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये दो रूप में मिलता है। इम्परफेक्ट जो मार्केट है या इम्परफेक्ट कंपटीशन हम बोल सकते हैं, ये दो रूपों में मिलता है। सबसे पहला जो चीज है वो है मोनोपॉलिस्टिक। मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जाना जाता है एक चीज। मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ऐसी स्थिति में उत्पादक बहुत होते हैं। मोनोपॉलिस्टिक में क्या है, उत्पादक बहुत हैं, मगर सभी उत्पादक एक विशेष चीज का ही उत्पादन करते हैं, अर्थात मोनोपोली जैसे ही हो गया। जैसे 100 उत्पादक हैं तो 100 उत्पादक में से सभी उत्पादक की अपनी अपनी एक विशेषता है और वो अपने निश्चित चीज का ही क्या कर रहे हैं, उत्पादन करते हैं। अब तो मोनोपोलिस्टिक में क्या है, उत्पादक अधिक लेकिन सभी अलग अलग उत्पाद का उत्पादन करते हैं। तो ये जो है, ये हम लोग का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। दूसरा जो है, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ओलिगोपोली कहलाता है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में क्या होता है, ऐसी स्थिति में कुछ विक्रेता होते हैं जो एक ही तरह की वस्तु या कुछ विभिन्न उत्पादों का विक्रय करते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ विक्रेता, जैसे मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे इंडिया में अपन बात करें तो जैसे टाटा ग्रुप है, ट्रक बनाने में एकाधिकार है, ट्रक और बस बनाने में, ये मोनोपोलिस्टिक कहलाया। चाय के हम उपज की बात करें, 5-10 ऐसे उत्पादक हैं जो केवल क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, वो उनका एकाधिकार स्थापित है।
पेट्रोल डीजल की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस पेट्रोलियम हो गया। इन टाइप की जो चीज़ें हैं इन्हीं के पास क्या है, एक अधिकार है कि वो सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, इनका रिफाइनरी कर सकते हैं और इसका मार्केटिंग और इसका सेलिंग कर सकते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक में आया। ओलिगोपोली पर क्या होता है, एक विक्रेता या कुछ ही विक्रेता होते हैं जो एक ही तरह के क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ विक्रेता जो एक ही तरह के प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं, इनको ओलिगोपोली कहा जाता है। तो ओलिगोपोली सभी विक्रेता उत्पाद मूल्य नीति पर परस्पर निर्भर होते हैं। इनके अतिरिक्त मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के अतिरिक्त एक और होता है जिसको हम मोनोपोली के नाम से जानते हैं। मोनोपोली के नाम से, मोनोपोली पर सामान्यतः क्या होता है, मोनोपोली अवधारणा में कि एक ही विक्रेता या उत्पादक होगा। इसमें क्या होगा, एक ही विक्रेता या उत्पादक का होना। तात्पर्य यह है मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली का ही रूप है। जैसा मोनोपोली में एक चीज, एक वस्तु उत्पादन करने के लिए एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी है, इसी प्रकार बहुत सारे मोनोपोली लोगों को मिला लेते हैं तो मोनोपोलिस्टिक बन जाता है। मगर सब में वस्तु अलग अलग होने चाहिए। एक कंपनी यदि जूते का उत्पादन कर रहा है तो सिर्फ वही कंपनी जूते का उत्पादन किया तो वो मोनोपोली कहलाया। लेकिन अब एक कंपनी एक जूते का उत्पादन कर रहा है, एक कंपनी चप्पल का उत्पादन कर रहा है, एक कंपनी कपड़े का उत्पादन कर रहा है, एक कंपनी पेट्रोल या डीजल का उत्पादन कर रहा है और उन सबको आपस में मिला दिए, तो उसमें क्या हुआ, विक्रेता तो बहुत हो गए मगर सभी की खासियत है कि सब अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, विक्रय कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हम लोग की किस नाम से जाना जाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जाने जाते हैं। इनके आधार पर ही जो भी डेटा निकलते हैं, कृषि मूल्य आयोग उन सब चीजों को देखते हुए बाजार की स्थिति को भी देखेगा और कृषि लागत को भी देखेगा और इनके आधार पर एक मूल्य निर्धारित करता है जिसे कृषि मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक कृषक को यह पता होना चाहिए कि मैं यदि फसल पैदावार कर रहा हूं तो मुझे फसल का पैदावार के रूप में मुझे इतना जो प्राइस है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कृषि मूल्य कहलाया। अब कृषि मूल्य में क्या है, मूल्य जो है कम भी हो सकता है, मूल्य ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें किन चीजों को, बाजार की स्थिति को तो ध्यान रखना है। अब ये मूल्य कम होना या ज्यादा होना ये किस नाम से जाना जाता है, मूल्य लोच कहलाता है। लोच मतलब होता है इलास्टिसिटी। तो मूल्य लोच पढ़ने से पहले हम दो छोटे छोटे चीजों को पढ़ते हैं। यह है मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। पहला शब्द है मार्केटेबल सरप्लस और दूसरा है हम लोगों का मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेबल और मार्केटेड का अंतर क्या होता है, किसान अपने स्टॉक में कुछ मात्रा या कुल उत्पाद का वह हिस्सा जिसे वो बेचने के लिए इच्छुक है, अर्थात किसान के पास मान लो इतना अमाउंट, इतना स्टॉक हुआ, इतने मात्रा में से इतने अमाउंट को क्या कर दिया, इसको वो अपने पास स्टोर करके रख रहा है और इसको वो क्या है, बेचने का इच्छुक है, बेचने का इच्छुक है, अर्थात वो बेचना चाह रहा है। तो ये एरिया जो है, ये जो अमाउंट है, किसान अपने पास जरूरत की मात्रा को रखने के अलावा बाकी जितना है उसको वो बेचना चाहता है। तो बेचने का चाह रखने वाला जो मात्रा है वो मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। हो सकता है बेचने जाने के दिन इतनी मात्रा को और बचा लें और केवल इतने एरिया को क्या करना जाए, बेच दे, तो ये हम लोग का मार्केटेड सरप्लस कहलाता है। तो ये दो छोटे छोटे शब्द थे, शब्दावली थे। स्टॉक में
कुल उत्पाद का वह हिस्सा जिसे किसान बेचने के लिए इच्छुक है मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। तो बेचने के लिए इच्छुक होना मार्केटेबल सरप्लस है, लेकिन जितने को वो बेच दे मार्केट में ले जाके वो मार्केटेड सरप्लस कहलाता है। अब इसके पश्चात आता है मूल्य लोच। मूल्य लोच ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। मूल्य लोच का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी। ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी शब्द का तात्पर्य होता है कि प्राइस में किस किस प्रकार से क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी अपॉन रिलेटिव चेंज इन प्राइस। मतलब यह है मूल्य में या मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन बटे मूल्य में सापेक्ष परिवर्तन। देखिए इसका तात्पर्य कि यदि हम अमाउंट कम करेंगे मूल्य बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ाएंगे मूल्य कम हो जाएगा। मांग और पूर्ति का नियम यही होता है। तो जो रेट है भाई, मार्केट में यदि किसी सामान की आवक बहुत ज़्यादा है तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि ठंड के सीजन में टमाटर जो है 1 रुपये या 50 पैसे भी किलोग्राम हो जाता है, जबकि वहीं पर गर्मी के समय में ये 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये चल देता है। ठंड के समय मात्रा बढ़ जाती है तो मूल्य कम हो जाता है, गर्मी के समय मात्रा कम होती मूल्य बढ़ जाता है। इसी को बोला गया है कि इनका जो अनुपात होता है कि मात्रा में हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं उसके आधार पर मूल्य में कितना परिवर्तन होता है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात हम लोग का मूल्य लोच कहलाता है। अब मूल्य लोच का ये हम लोगों का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। मूल्य लोच को 3 रूप से 4 प्रकार से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। पहला है पूर्ण अलोच मांग। मूल्य लोच के आधार पर 4 चीजें हैं। पहला है पूर्ण अलोच मांग। लोच मतलब चेंज होना, अलोच मतलब फिक्स रहना। तो पूर्ण अलोच मांग में क्या रहता है, मूल्य परिवर्तन का मांग पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें यह है कि मूल्य परिवर्तन का मांग पर असर न पड़ना। तो पूर्ण अलोच मांग में क्या होता है, जो ये इलास्टिक लोच है इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात मूल्य को आप कितना भी चेंज करो, कम करो या ज्यादा करो, मांग पर जब कोई असर नहीं होगा तो यह कंडीशन क्या कहलाता है, पूर्ण अलोच मांग कहलाता है। दूसरा होता है सापेक्षिक अलोच मांग। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सापेक्षिक अलोच मांग, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मूल्य में गिरावट होने पर बेची गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। देखिए मूल्य कम करेंगे, सस्ता करेंगे तो बिक्री ज़्यादा होना चाहिए, मगर ऐसी स्थिति भी आ सकती है बिक्री को जितना बढ़ना था उतना ना बढ़ पाए। अर्थात बिक्री बढ़ी तो मगर अपेक्षाकृत वैसी वृद्धि नहीं हुई जैसा होनी थी। तो ये कंडीशन हम लोग का सापेक्षिक अलोच मांग कहलाता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक मांग। तो इसमें क्या होता है, मूल्य कम होने पर, मूल्य कम होने पर मांग में अपेक्षाकृत वृद्धि ना होना, अपेक्षाकृत वृद्धि ना होना, यह हम लोग का क्या कहलाता है, सापेक्षिक अलोच मांग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है भाई, मूल्य कम हुआ, मूल्य कम होगा तो मांग में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो रहा है। तो मूल्य कम हुआ उसके कारण मांग में बढ़ोतरी हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ईपी का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव हुआ। मगर ईपी का वैल्यू पॉजिटिव तो है, इसका तात्पर्य यह है कि 0 से बड़ा तो है मगर 1 से क्या हुआ, ये कम हुआ, क्योंकि जिस रेशियो में मूल्य कम हुआ उस रेशियो में मात्रा में बढ़ोतरी नहीं हो पाया।
इसलिए रेशियो जो है 1 से कम ही है। तो ये जो ईपी का वैल्यू है ये कहां से कहां तक रहता है, 0 to 1 के बीच में रहता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आपसे सापेक्षिक आलोचनांक पर क्या होता है स्थिति मूल्य के लिए, तो ये 0 to 1 के बीच में रहता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इकाई लोचता। इकाई लोच या इकाई लोचता, इस कंडीशन पे क्या होता है, मूल्य में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही मांग में भी परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या है, मूल्य में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन क्या होते हैं, समान होते हैं। जितना मूल्य हम परिवर्तन करेंगे उतना ही मांग में परिवर्तन होगा, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इकाई लोचता कहते हैं। इस स्थिति में ईपी का मान हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण है वो होता है लोच मांग, इलास्टिक डिमांड। लोच मांग, इसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं। लोच मांग का तात्पर्य क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग बढ़ जाना। लोच मांग का तात्पर्य है मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग बढ़ना। मांग बढ़ना अर्थात यह है इसमें ईपी का मान क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 होता है। मूल्य को हमने थोड़ा सा कम किया लेकिन मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यह कंडीशन हम लोग का क्या कहलाता है, लोच मांग कहलाता है। तो कृषि मूल्य में हमें इन शब्दावलियों को देखना था, इन सब चीजों को, तो ये कृषि मूल्य के बारे में था। अब इसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, वो है लाभकर जोत। लाभकर जोत का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिकल होल्डिंग्स जिसे हम कहते हैं। लाभकर जोत का सामान्य परिभाषा क्या है कि जोत का वह आकार, जोत मतलब खेत का आकार, कितना एकड़ है, कितना हेक्टेयर है, तो जोत का आकार किसी कृषक के पास उतना होना जिससे कि उसका परिवार वर्ष भर रोजगार प्राप्त करते रहे, वह लाभकर जोत कहलाता है। बहुत सामान्य सी बात है, उस आकार के खेत या उस आकार का क्षेत्रफल जिससे कृषक परिवार को पूर्णकालीन रोजगार उपलब्ध हो और रहन सहन उचित स्तर पर प्राप्त हो, हम उसे किस नाम से जानते हैं, लाभकर जोत कहते हैं। तो लाभकर जोत का तात्पर्य यह है यदि आप परिभाषा देखेंगे तो जोत का वह आकार जिससे किसी कृषक परिवार को पूर्णकालीन या वर्ष भर रोजगार की प्राप्ति हो एवं उसका रहन सहन उचित स्तर का हो, तो ऐसे खेत के आकार को लाभकर जोत कहते हैं। केंद्रीय भूमि सुधार कमेटी के अनुसार, किसने किया, केंद्रीय भूमि सुधार कमेटी के अनुसार लाभकर जोत को 2 हिस्सों में क्या किया गया, बांटा गया। केंद्रीय भूमि सुधार कमेटी ने क्या बोला, लाभकर जोत कितने को बोला जाएगा, बोला गया कि सिंचित भूमि के लिए 10 एकड़, आंशिक सिंचित के लिए, आंशिक सिंचित के लिए 27 एकड़ एवं असिंचित के लिए, असिंचित भूमि हेतु 54 एकड़ भूमि जिसके पास है, पूर्ण रूप से सिंचित जिसके पास 10 एकड़ हो, 27 एकड़ जिसके पास आंशिक रूप से सिंचित भूमि हो, या 54 एकड़ जिसके पास असिंचित भूमि हो या इससे ज्यादा हो, उन आकार को लाभकर जोत की श्रेणी में रखा गया। तो ये केंद्रीय भूमि सुधार आयोग कमेटी के आधार पर इतना वर्णन किया गया। पूछा जा सकता है आंशिक सिंचित भूमि के लिए कितने बड़े क्षेत्रफल को लाभकर जोत की श्रेणी में रखा जाता है, तो 27 एकड़ या उससे अधिक की भूमि को, असिंचित में 54 एकड़ या उससे अधिक की भूमि को लाभकर जोत में माना जाता है। मगर भूमि स्वामित्व के आधार पर, भूमि स्वामित्व के आधार पर कृषकों का वर्णन कैसे कैसे किया गया,
तो सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है कृषि मजदूर। कृषि मजदूर का तात्पर्य यह है कि हम कृषि मजदूर किसे कहेंगे? कृषि मजदूर उन्हें कहा जाता है जो भूमिहीन किसान होते हैं। कृषि मजदूर मतलब है भूमिहीन कृषक। दूसरा, इसके बाद आता है छोटा किसान, सीमांत किसान। इसके बाद है सीमांत कृषक, जिनके पास 0 to 1 हेक्टेयर का लैंड हो, 0 से लेके 1 हेक्टेयर तक का जिसके पास जमीन होता है उसे क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक। तीसरा होता है लघु कृषक, जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जमीन होता है वो लघु कृषक कहलाता है। तीसरा मध्यम कृषक, जिसके पास 2 से लेकर 5 हेक्टेयर तक जमीन होता है मध्यम कहलाता है। एवं वृहद कृषक, जिनके पास 5 से या ग्रेटर देन 5 हेक्टेयर या 5 से 10 हेक्टेयर तक खेत होता है उसे वृहद कृषक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके ये लाभकर जोत का ये क्या किया गया है, केंद्रीय भूमि सुधार कमेटी ने इसको वर्णन किया। और भूस्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो ये कृषि मजदूर, सीमांत कृषक, लघु कृषक, मध्यम कृषक, वृहद कृषक का ये क्या कर दिया गया है, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया गया है। इस प्रकार से यह चैप्टर जो कृषि अर्थव्यवस्था का था ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसमें सिर्फ एक टॉपिक है जिसका आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, वो है सहकारिता। सहकारिता नो डाउट कृषि का एक हिस्सा है मगर वो सामान्यतः जनरल नॉलेज का भी पार्ट होता है। तो सहकारिता का जो पॉइंट है वो आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जितने भी पीडीएफ्स आपको बोले गए हैं वो सभी पीडीएफ वीडियो कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।